विरोधियों के चक्रव्यूह में मोदी। मोदी के खुलासे के बाद मोदी पर हमला। पता नहीं कितने इलेक्शन लड़े हैं, पहली बार लिखा है कि शादीशुदा है। दिल्ली में महिलाओं की इज्जत, मगर अपनी पत्नी का नाम एफिडेविट तक नहीं पहुंचा। चुनाव के महाभारत में अब क्या करेंगे मोदी? नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी खानदान। राजनीति। सत्ता की सबसे बड़ी लड़ाई में आमने सामने हैं कई पार्टियां। चुनाव का महाभारत शुरू हो गया है। विजय हासिल करने के लिए राजनीति की बिसात पर हर पार्टी चल रही है अपनी अपनी चाल। हर कोई किसी भी तरह अपने विरोधियों को पराजित करना चाहता है और इसके लिए देश के नेताओं ने अब शुरू कर दी है एक दूसरे की निजी जिंदगी में ताक झांक। अपनी पत्नी का नाम एफिडेविट तक नहीं पहुंचता। टेक्निकली इनकी शादी हुई थी। आरएसएस का सबसे बड़ा गुंडा है। बीवी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। कांग्रेस के कुशासन का कुनबा हो। कई सेक्शंस हैं जिसके अंतर्गत कार्रवाई होनी चाहिए। वो संघ के प्रचारक बन गए। ये चुनाव का महाभारत है जिसमें देश की हर पार्टी विजय हासिल करना चाहती है। हर पार्टी अपने विरोधियों को मात देकर सत्ता की कुर्सी पर काबिज होना चाहती है और इस सिलसिले में पीएम पद के बीजेपी उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने वडोदरा से नामांकन पत्र भरते हुए जब से अपनी पत्नी के नाम का खुलासा किया है, विरोधी पार्टियों ने तूफान खड़ा कर दिया है। नरेंद्र मोदी ने चुनाव आयोग के नए नियम की वजह से ही पत्नी के कॉलम में जशोदाबेन का नाम लिखा है और ऐसा उन्होंने पहली बार किया है। पहली बार दुनिया के सामने अपनी पत्नी के नाम का जिक्र किया है और इसी बात ने उनके विरोधियों को हमले का मौका दे दिया है। विरोधी पार्टियां नरेंद्र मोदी पर सालों तक एक सच को छुपाने का आरोप लगा रही हैं। पत्नी को उनके अधिकारों से वंचित रखने का इल्जाम लगा रही हैं और यही इल्जाम अब कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भी मोदी पर लगाया है। पता नहीं कितने इलेक्शन लड़े हैं, पहली बार लिखा है कि शादीशुदा है। दिल्ली में महिलाओं की इज्जत, मगर अपनी पत्नी का नाम एफिडेविट तक नहीं पहुंचता है। अच्छा ठीक है, कारण होगा पता नहीं। चीफ मिनिस्टर का पूरा दम, पुलिस का पूरा दम एक महिला के फोन को टैप करने में लग जाता है कि भाई सीएम जानना चाहता है क्या हो रहा है, और फिर दिल्ली में पोस्टर लगता है महिलाओं की इज्जत करेंगे। किस प्रकार की इज्जत है ये? डोडा की चुनावी रैली में राहुल गांधी ने मोदी की निजी जिंदगी पर हमला करते हुए कई और भी आरोप लगाए और इसी बात पर बीजेपी बौखला गई और फिर बात राजीव और नेहरू तक जा पहुंची। अगर पारिवारिक विषय उठाना है, नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी खानदान के बहुत से पारिवारिक विषय हैं, हम कभी नहीं उठाएंगे। आपके परिवार के बहुत विषय को, संवेदनशील विषय को हम जानते हैं। काफी चीजें दस्तावेजों में भी रखी हुई हैं, लेकिन हम कभी नहीं चर्चा करेंगे क्योंकि हम एक स्तर की बात करते हैं। राहुल गांधी के सीधे हमले के बाद नैतिकता की बातें करते हुए बीजेपी ने भी कांग्रेस उपाध्यक्ष पर पलटवार किया है। बीजेपी का कहना है कि मोदी ने कभी अपनी वैवाहिक स्थिति के बारे में झूठ नहीं बोला। राहुल गांधी को ठीक से होमवर्क करना चाहिए क्योंकि अपने हलफनामे में मोदी ने कुछ भी झूठ नहीं लिखा है। हालांकि इसी मुद्दे पर अब कांग्रेस ने मोदी को कानूनी तौर पर भी घेरने का प्लान बनाया है। 2002 से लेकर 2012 तक जो उन्होंने एफिडेविट फाइल किया था इलेक्शन कमीशन में, जब वो गुजरात से चुनाव लड़ रहे थे, तब उन्होंने ये बात देश को नहीं बताई थी और उसके बारे में हमने याचिका फाइल की है इलेक्शन कमीशन के पास के कार्रवाई होनी चाहिए। ये इंडियन पीनल कोड के कई सेक्शंस हैं जिसके अंतर्गत कार्रवाई होनी चाहिए और इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि हम इसको एग्जामिन करेंगे। इस मामले में दिल्ली में तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर भी अपना विरोध प्रदर्शन किया है और मोदी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। विरोधी मोदी को अपने चक्रव्यूह में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। राजनीति की बिसात पर नई नई चालें चल रहे हैं।
लेकिन कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि मोदी के लोग उनके खिलाफ गलत प्रचार कर रहे हैं। मोदी के लोग मेरे खिलाफ प्रचार कर रहे हैं। मेरे हमले के बाद ऐसा होना ही था, इसलिए मैं कुछ छिपा नहीं रहा। जो क्लिप वो बांट रहे हैं वो पंढरपुर के ज्ञानेश्वर मंदिर का है, जहां मैं हर साल जाता हूं। प्रिय फेंकू, मैं विदुर हूं। अगर मैं फिर से शादी करूंगा तो छुपाऊंगा नहीं। सत्ता की कुर्सी पर काबिज होने के लिए देश के नेता जैसी बयानबाजी कर रहे हैं वो यकीनन हैरान कर देने वाली है। मुद्दों और समस्याओं से हटकर देश का चुनावी माहौल अब निजी जिंदगी में ताक झांक की ओर बढ़ने लगा है। और ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि यह विवाद आखिर कहां जाकर थमेगा। बुधवार को वडोदरा से नामांकन पत्र दाखिल करते हुए नरेंद्र मोदी ने पहली बार यह खुलासा किया है कि वो शादीशुदा हैं। अपने हलफनामे में उन्होंने पहली बार यह कबूल किया है कि जशोदाबेन उनकी पत्नी है। बताया जा रहा है कि मोदी के इस कबूलनामे के बाद जशोदाबेन तीर्थ यात्रा पर चली गई हैं। और इसके साथ ही मोदी जशोदाबेन की निजी जिंदगी की वो कहानी भी सामने आ गई है जिसके बारे में कुछ लोग ही जानते हैं। कारवां मैगजीन के लेख के मुताबिक नरेंद्र मोदी और जशोदाबेन की जब शादी हुई थी उस वक्त मोदी महज 13 साल के थे। लेकिन 1967 में जब वो वडनगर के पास विसनगर में हाई सेकेंडरी स्कूल की पढ़ाई कर रहे थे उस वक्त उन्होंने अचानक पढ़ाई और घर दोनों छोड़ने का फैसला कर लिया। किंगसुक नाग ने अपनी किताब द नमो स्टोरी में लिखा है कि ये आम धारणा है कि ये सब कुछ नरेंद्र मोदी की जिंदगी में तब हुआ जब उनके माता पिता उनकी पत्नी का गौना करवाकर अपने घर लाना चाहते थे। सिचुएशन है कि उन दिनों में गांव में ऐसे ही होता था, कम अल्प वयस में शादी हो जाती थी। फिर वो जो जिनके साथ शादी होती थी तो रहती थी अपने पिता के घर में और आप रहते थे अपने पिता के घर में। तो शायद जब वो एज ऑफ प्यूबर्टी रीच करते हैं तो शायद वो गाना का वो होता है, क्या बोलते हैं, रिचुअल होता है। पर शायद उस टाइम पे उन्होंने शादी रिजेक्ट कर दी। तो जब उनके घर पे बहुत प्रेशर आया तो वो घर से भाग गए। कारवां मैगजीन में छपे लेख के मुताबिक 18 साल के नरेंद्र मोदी ने आध्यात्मिक ज्ञान हासिल करने और सत्य की तलाश में जब हिमालय का रुख किया तो उनके पीछे छूट गए मझधार में फंसे 2 परिवार और उनकी पत्नी जशोदाबेन चिमनलाल। हिमालय यात्रा के 2 साल नरेंद्र मोदी कहां गए और कहां रहे इस बात की जानकारी किसी को नहीं है। कुछ बातें ऐसी हैं जिसको मैं ये समय नहीं है कहने के लिए, लेकिन मेरे विद्यार्थी काल स्कूली जीवन के बाद मैं हिमालय में चला गया था। हिमालय के मेरी ज़िंदगी के जो 3 साल है करीब करीब, वहाँ की बहुत सी घटना है जो मुझे, लेकिन उसके विषय में अभी समय नहीं हुआ है कहने के लिए, कभी कहूँगा। नरेंद्र मोदी के आत्मकथा लेखक M.V. कामत ने द मैन ऑफ द मूवमेंट में नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन के हवाले से लिखा है कि 2 साल तक नरेंद्र की उन्हें कोई खबर नहीं थी और इस गम में वो पागल सी हो गई थी। लेकिन 2 साल बाद एक दिन मोदी अचानक घर लौट गए, लेकिन सिर्फ 1 दिन और 1 रात ही वो घर पर रुके और फिर वडनगर छोड़ने का फैसला कर लिया। किंगसुक नाग ने अपनी किताब नमो स्टोरी में लिखा है कि नरेंद्र मोदी को गृहस्थ जीवन का बंधन मंजूर नहीं था, इसीलिए युवा नरेंद्र ने बाल विवाह को नकार दिया था। लेकिन नरेंद्र की हिमालय से वापसी के बाद जब परिवार ने बहू जशोदाबेन को घर लाने का दबाव उन पर डाला तो नरेंद्र के पास एक बार फिर वडनगर छोड़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। प्रचारक का जो जीवन है वो सन्यासी टाइप का है, तो सन्यासी जैसा हो जाए वो किसी भी माँ बाप को पसंद नहीं आएगा। इसकी वजह से घर वाले ऐसा बोलते थे कि भाई तुम संघ का कुछ भी काम करो, हम मना नहीं है, मगर सबके साथ रह के काम करो। मगर उनको वो मंजूर नहीं था और उनको प्रचारक ही होना था। इसलिए पिताजी को और माताजी को थोड़ी उनकी नाराजगी होते हुए भी वो प्रचारक के लिए अहमदाबाद के लिए निकल गए। किंगसुक नाग ने द नमो स्टोरी में लिखा है कि नरेंद्र मोदी ने जशोदाबेन के साथ अपनी शादी का जिक्र कभी नहीं किया, लेकिन इस साल फरवरी में द इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में पहले जशोदाबेन ने नरेंद्र मोदी को अपना पति बताया और फिर वडोदरा से नामांकन पत्र भरते वक्त मोदी ने भी जशोदाबेन को अपनी पत्नी बताया।
मोदी की जिंदगी की ये कहानी निजी है, लेकिन विरोधी पार्टियों ने इसे ही मुद्दा बना लिया है और अब देश की तमाम समस्याओं और मुद्दों को दरकिनार कर वो जिस तरह से मोदी पर हमले कर रहे हैं, उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर मोदी की निजी जिंदगी से जुड़े विवाद का यह मुद्दा कहां जाकर थमेगा? सनसनी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। बलात्कार वो संगीन गुनाह जो किसी की भी अंतरात्मा को झकझोर सकता है, किसी को भी तोड़ सकता है। बलात्कार को रोकने के लिए इस देश में प्रभावी कानून भी बनाया गया है और अब बलात्कार के मुद्दे पर ही देश के कुछ राजनेताओं ने ऐसा बयान दिया है जिसकी कहानी ने पूरे देश में फैला दी है सनसनी। बलात्कार वो संगीन गुनाह जिसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। दिल्ली में हुए निर्भया कांड के बाद पूरे देश में लोगों ने बलात्कारियों के खिलाफ सख्त सजा की मांग की। बलात्कार जैसी घिनौनी वारदात को रोकने के लिए सख्त कानून भी बना, लेकिन समाजवादी पार्टी के 2 नेताओं ने बलात्कार विरोधी कानून पर ऐसा बयान दिया है जिसने पूरे देश में फैला दी है सनसनी। पहला बयान दिया है समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव ने। मुरादाबाद में एक सभा को संबोधित करते हुए मुलायम ने क्या कहा था, ये आप भी सुन लीजिए। में फांसी दी जाएगी? 3 लड़के हैं, गलती हो जाती है तो 3 को भी फांसी दे दी बम्बई में। अब सोचिए आप, ऐसे कानूनों को बदलने की कोशिश की जाएगी तो उपयोग करने वालों को सजा देंगे और झूठ रिपोर्ट करने वालों को भी सजा का प्रावधान किया जाएगा। मुलायम सिंह शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। मुलायम सिंह माफी तुमको मांगनी होगी। देश के राजनीतिक गलियारों में मुलायम सिंह यादव के इस विवादित बयान का जमकर विरोध हुआ। लेकिन उनके इस बयान पर तूफान अभी थमा भी नहीं था कि समाजवादी पार्टी के एक और नेता का बयान सामने आ गया और उस बयान के सामने आते ही हर कोई सन्न रह गया। बलात्कार विरोधी कानून पर दूसरा विवादित बयान दिया है मुंबई से समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने। अंग्रेजी अखबार मिड डे को दिए अपने इंटरव्यू में अबू आजमी तो मुलायम सिंह यादव से भी 4 हाथ आगे निकल गए और फिर उन्होंने जो कहा उसने हर किसी को सन्न कर दिया। कोई भी लड़की शादीशुदा हो या विवाहित हो या न विवाहित हो, अगर किसी लड़के के साथ अपनी मर्जी से या मेरी मर्जी की आदि तो भी उसको फांसी होना चाहिए। लड़की को भी फांसी होना चाहिए? बिल्कुल। ओके, दोनों को होना चाहिए। अबू आजमी के इस बयान के सामने आने के बाद हर तरफ इसकी चर्चा हो रही है। हर कोई अबू आजमी के इस बयान की निंदा कर रहा है। देश की महिला संगठनों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इतना ही नहीं, अबू आजमी के बेटे फरहान आजमी और बहू आयशा टाकिया ने भी उनके बयान की निंदा की है। मैं समझता हूं कि ये एक डिस्कनेक्ट है जो युवा वर्ग के साथ में, एक जनरेशन गैप आज हर परिवार में, हर पार्टी में इससे स्ट्रगल किया जा रहा है। और मैं किसी के ऊपर कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा, बस इतना कहना चाहूंगा कि अखिलेश यादव जी जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने साफ कर दिया कि जो भी रेप हो रहे हैं आज समाज में, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। और मैं इस पक्ष में बिल्कुल हूं कि रेप जो करता है एक महिला के साथ में या किसी के भी साथ में, तो उसको एक बार नहीं बल्कि 100 बार फांसी देनी चाहिए। जो भी मैं पढ़ रही हूं, अगर मेरे ससुर ने सच में वैसा ही कहा है तो ये मेरे और फरहान के लिए बहुत ही शर्म की बात है। हमारी सोच ऐसी नहीं है। अगर ये बयान सच है तो ये बहुत ही दुखद है। खुद को हर ओर से घिरता देख अबू आजमी भी बैकफुट पर आ गए और फिर वो अपने ही बयान पर सफाई देते हुए नजर आए। सनसनी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। सनसनी में आज बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर।